ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच के जो लगातार जो है तनाव चल रहा है, क्या हम एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? प्लूटो शनि की राशि में, लेकिन अकेला प्लूटो क्या करेगा जब तक हर्षल और नेपच्यून का प्रभाव नहीं हो पाप ग्रहों के हिसाब से। तो प्रधानमंत्री मोदी एक आज के समय में तो हम देखें तो प्रबल दावेदार हैं और उनके सामी कोई नेता नजर नहीं आता। लगातार वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो क्या चौथी बार भी वो प्रधानमंत्री बनेंगे? इससे उलट कुछ भविष्यवाणियां मैंने देखने में आई थी कि ये कार्यकाल नरेंद्र मोदी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहु है ना, राहु अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। कोई भी पाप ग्रह हो, शनि हो, राहु हो, वो केतु हो, वो अपने प्रभाव देता है। 2029 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना थोड़ी कम है। क्या इन हाथ की रेखाओं में मनुष्य का भाग्य छिपा है? आपके घर का नक्शा, आपकी भविष्य, आपकी आमदनी, आपके जीवन की समस्याओं का कारक हो सकता है। मकान बनाते समय हमारा चलता है कैसे बनाना है, कहाँ किचन बनाना है, कहाँ स्टेयर बनानी है, कहाँ टॉयलेट बनाना है, कहाँ सेप्टिक टैंक बनाना है, वो सब हम बनाते हैं। लेकिन उसके बाद में वो मकान हमें बनाने लगता है कि तार वगैरह लगा दिए, पीली रंग की पट्टी लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, टोटके कर दिए, कहीं कोई स्टोन है वो दबा दिया, और वो आदमी की ऐसी हालत हुई कि बिल्कुल वो खत्म हो गया। इसी कोण में होगा तो स्वाभाविक बात है कि उसके अर्निंग ब्लॉक हो जाएगी। अगर ईशान कोण में होगा तो डिसीजन पावर खत्म हो जाएगी। ब्रह्म स्थान में होगा तो घर में आकस्मिक डेथ होगी। 8 अरब लोग हैं लगभग पृथ्वी पर, तो सभी की अलग अलग है, किसी की भी मिलेगी नहीं, 5 उंगलियों की भी नहीं मिलेगी और 8 अरब लोगों की भी नहीं मिलेगी। तो हस्तरेखाओं में लोग कहते हैं कि हाथ को मोड़ने से रेखाएं बनती है, तो बिल्कुल सही है। ये जो 2-3 रेखाएं ये हाथ को मोड़ने से बनती है, लेकिन ये रेखा हाथ को मोड़ने से नहीं बनेगी। तो ये सीधी सरल सी बात है, ये रेखा क्यों है? टाइम ऑफ बर्थ तो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, ये कभी आगे पीछे नहीं होगा। अपने भाइयों से लड़ाई करवाएगा, उनसे मनमुटाव रखेगा। 3 भूमि संबंधी कोई लाभ नहीं होगा, भूमि होगी तो वो भी हाथ से निकल जाएगी। 3 शत्रु पैदा होंगे। 4 लिटिगेशन मतलब केस मुकदमे, लड़ाई झगड़े वाले वो होगी। इस तरह की चीज़ें, इसका मतलब मंगल खराब है। कीरो लगभग 2.5 से 3 साल बनारस में रहा था। अच्छा, उसे ज्ञान के ज्ञान के चक्कर में वो बनारस में रहा। बनारस में उसने क्या है, कुछ पुस्तकें भारतीयों की पुराने ऋषि मुनियों की लिखी उसके हाथ लगी। वो विदेशी था, तो विदेशी था इसलिए इजी गोइंग था उसके लिए ये चीज़ें हासिल करना। तो कुछ किताबें उसने पढ़ी, और एक वो अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसने क्या, एक भूत पकड़ के ले गया था वो बनारस। कोई चमत्कार के आस में मेरे पास आना भी नहीं चाहिए, मेरे पास कोई चमत्कार है भी नहीं। ज्योतिष मैंने आपको बता दिया, काउंसलिंग का विज्ञान है। बिरला ऑफिस पेंट 4 से 16 साल तक वारंटी के साथ वाटर प्रूफिंग, इमल्शंस, डिस्टेम्पर, एनामल, प्राइमर, कलर पेंट की इकोनॉमी, प्रीमियम और लग्जरी कंप्लीट रेंज। आरके ट्रेडर्स, सुजानगढ़। नमस्कार साथियों, क्या इन हाथ की रेखाओं में मनुष्य का भाग्य छिपा है? क्या ये हाथ की रेखाएं मनुष्य का भविष्य तय करती है? क्या वास्तु, आपके घर का नक्शा कहाँ पर क्या बना हुआ है, ये आपके भविष्य, आपकी आमदनी, आपके जीवन की समस्याओं का कारक हो सकता है, या आपके जीवन के सुख समृद्धि का कारक हो सकता है? ज्योतिष से जीवन की समस्याओं से जुड़े, एक आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई बातों से लेकर के वैश्विक समस्याओं तक चर्चा करने के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं श्रीमान सत्यनारायण जी जांगिड़। आप 35 सालों से इस ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में और इस हस्त से रेखा शास्त्र विशेषज्ञ हैं, और लगभग इस 35 साल के इस अनुभव में आपने 50,000 से ज़्यादा व्यक्तियों की कुंडलियां आपने अध्ययन की है, हस्तरेखाओं को आपने अध्ययन किया है, उनको आपने संकलित किया है। और एक और बात, लगभग आप 13 से ज़्यादा पुस्तकें ऐसी है जो इन्हीं 3 विषयों पर आपने लिखी हैं, जो प्रकाशित हो चुकी है। और एक कुछ पुस्तकें तो ऐसी भी हैं जो कि ज्योतिष को समझने के लिए, वास्तु को समझने के लिए, हस्तरेखा को समझने के लिए इस सिलेबस में पढ़ाया जाता है। रतनगढ़ में आप विराजमान हैं, और रतनगढ़ से आप पूरे, न सिर्फ भारत के किसी भी राज्य में, कहूँगा कि दुनिया के अलग अलग जो विकसित देश हैं वहाँ तक भी आपकी पहुँच है, और आप वहाँ तक भी आप समस्याओं के उपाय भी आप बताते हैं। ये विषय बहुत बड़ा है, तो एक संक्षिप्त में ज़रूर परिचय के रूप में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या है ज्योतिष? क्या ज्योतिष से हमारा वर्तमान, भविष्य, भूत सब कुछ बता सकती है? क्या वास्तु से वास्तव में घर में कुछ ऐसी छोटी छोटी बदलाव ला करके जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है? या हस्त की ये, हाथ की ये रेखाएं क्या मनुष्य का भाग्य तय करती हैं? सर्वप्रथम तो मैं सभी दर्शकों को जय श्री बालाजी बोलना चाहूँगा। ये सब जो मैंने उपलब्धि हासिल की है, ये लोगों के, मेरे गुरुजन हैं पंडित सीताराम जी स्वामी,
जो रतनगढ़ के थे, उसके अलावा श्री पवन कुमार जी पारिक जो चूरू के हैं, उन लोगों का आशीर्वाद है। उसके अलावा भगवान बालाजी श्री सालासर वालों का आशीर्वाद तो मेरे पास है ही। उसी के कारण मैं आज लोगों की समस्याओं के बारे में डिस्कस करने और उनको बताने के मामले में सक्षम हुआ हूँ। तो ज्योतिष के बारे में एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि ज्योतिष ब्रह्म विद्या है और रामायण काल से इसकी हमें लक्षण मिलते हैं। 4 वेद है और 5वां वेद ज्योतिष को कहा गया। ज्योतिष मार्गदर्शन का विज्ञान है। ज्योतिष को आप चमत्कार के रूप में कभी भी आपको नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं चमत्कार कर दूंगा या कोई ज्योतिषी चमत्कार कर देगा, इस तरह का कुछ नहीं है। ज्योतिष काउंसलिंग का विज्ञान है। जितनी आप ज़्यादा काउंसलिंग करोगे एस्ट्रोलॉजर के साथ, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि आप ज्योतिष की गणित का अध्ययन करेंगे तो आप औचक रह जाएंगे, देखेंगे ये पूरी तरह से मैथमेटिक्स है। और वास्तुशास्त्र के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र में मकान हम बनाते हैं और फिर मकान हमें बनाने लगता है। अब आप इसी से चीज़ समझ लो, मकान बनाते समय हमारा चलता है कैसे बनाना है, कहाँ किचन बनाना है, कहाँ स्टेयर बनानी है, कहाँ टॉयलेट बनाना है, कहाँ सेप्टिक टैंक बनाना है, वो सब हम बनाते हैं। लेकिन उसके बाद में वो मकान हमें बनाने लगता है। मकान हमें बनाता है? हाँ, हमें बनाता है। वो इसलिए बनाता है, पंच तत्वों को यदि हमने बिल्कुल करेक्ट कर दिया तो उसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में जो आप देख रहे हो, जो टोटके चल रहे हैं ना, यहाँ पट्टी लगा दो, यहाँ तांबे का तार डाल दो, उन सब से उसका कोई मतलब नहीं है। वो वास्तुशास्त्र नहीं है। मतलब पंच तत्व जो हैं वो प्रॉपर अपनी जगह पे होने चाहिए। बस वही है वास्तुशास्त्र में। पंच तत्व अगर आप क्लियर कर देते हो तो उसके बाद में आपको आवश्यकता नहीं रहेगी किसी। मतलब इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। अभी मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। अभी मैं एक वास्तु विजिट पर गया था। वहाँ क्या हुआ कि मुझसे पहले 3-4 वास्तुशास्त्री आए। उन्होंने क्या है कि उसके तार वगैरह लगा दिए, पीली रंग की पट्टी लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, टोटके कर दिए, कहीं कोई स्टोन है वो दबा दिया, और वो आदमी की ऐसी हालत हुई कि बिल्कुल वो ख़त्म हो गया। लास्ट टाइम मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने उसको बताया भी ये चीज़ें इस तरह से नहीं होती। आपके ईशान कोण में बहुत भयंकर वास्तु दोष है, इसको हटाना ही उपाय है। तो ये बात आप समझो कि वास्तुशास्त्र में जो प्रॉपर चीज़ है उसका आपको उपाय करना पड़ेगा। एक उदाहरण के साथ समझना चाहूँगा। जैसे वास्तु दोष का ज़्यादा जिक्र होता है कि वास्तुशास्त्र में वास्तु दोष, और वास्तु दोष से लोग इतना जानते नहीं है। घर बनाते हैं तो वो अपनी सुविधा के अनुसार बना देते हैं, वो ये पंचतत्व मिलाना वो नहीं जानते, और वहाँ पर गलती होती है। तो जैसे कौन सी ऐसी बड़ी गलतियाँ, क्योंकि देखो डिस्कस यदि डिटेल्ड में होगा तो व्यक्ति आपसे मिलेगा और आपसे डिस्कस करेगा जब होगा। मैं स्क्रीन पर नंबर आपके दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे कौन से मुख्य दोष जो व्यक्ति गलती करता है और जिससे एक भयंकर परिणाम या बड़े परिणाम व्यक्ति को देखने को मिलते हैं, अगर खास दोषों को जिक्र करें तो? देखो, खास दोषों की जहाँ तक बात है तो ईशान कोण में अगर यदि दोष है तो बुद्धि भ्रम हो जाता है। मतलब क्या ऐसा क्या बनता है? टॉयलेट होना, स्टेयर होना, उसके अलावा सेप्टिक टैंक होना, उसके अलावा गोडाउन होना, या ईशान कोण का कटा हुआ होना। कई बार क्या होता है कि उत्तरमुखी या पूर्वमुखी घरों में बाहर दुकान बना के ईशान कोण को काट देते हैं। उस स्थिति में बुद्धि भ्रम हो जाता है। 2-3 चीज़ों पर उसका इफेक्ट होता है। पहली तो जो संतान है वो सही रूप में नहीं पढ़ेगी और उसके बुद्धि भी उसके कम काम करेगी, और कई मामलों में हो सकता है संतान विकलांग पैदा हो। बिल्कुल। दूसरी, डिसीजन पावर सही नहीं होगा तो आत्मघाती निर्णय लेता है आदमी, खुद का नुकसान खुद ही करता। आप ये 50 जगह इसको ट्राई करके देख लो, यही काम होता है। खुद का नुकसान खुद ही करता है। जो करना चाहिए वो नहीं करेगा, जो नहीं करना चाहिए वो करेगा। क्योंकि जो सिर है वो ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सिर है। वहाँ अगर कोई वास्तु दोष है तो शुरू में यही जो चीज़ है वो प्रभावित होती है नेगेटिव रूप से। उसको किस तरह से रखना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? भाई ठंडा रखना चाहिए, उसमें पानी का स्थान होना चाहिए, जल का स्थान, हाँ, मंदिर होना चाहिए, या वो खाली होना चाहिए। मतलब वो शुद्ध होना चाहिए, वह शुद्ध होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसमें कुछ चीज़ बना नहीं सकते। आराम से ईशान कोण में निर्माण कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ईशान कोण में स्टेयर नहीं होनी चाहिए, ईशान कोण में गोडाउन टाइप नहीं होना चाहिए, ईशान कोण में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ईशान कोण में किचन नहीं होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें ईशान कोण में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपने एक विषय दे दिया है मुझे, किचन कहाँ होना चाहिए, एक्चुअल में कौन से कोण पर होना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति, जैसे हम साधारण भाषा में यूँ बोले तो अग्निकोण में किचन होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर अगर अग्निकोण नहीं ले पा रहा है तो कैसे कर सकता है? और अग्निकोण, वास्तव में अग्निकोण को हम कैसे पहचानें?
देखिए अग्निकोण की जहाँ तक बात है, दक्षिण और पूर्व का जो कॉर्नर है उसे अग्निकोण कहते हैं। और कोशिश यही करें कि दक्षिण पूर्व का जो कॉर्नर है वहाँ किचन होना चाहिए। किसी कारण बस अगर वहाँ किचन हम नहीं बना सकते हैं तो दक्षिण में बना सकते हो आप, पश्चिम में कुछ हिस्से में बना सकते हो, लेकिन उत्तर पूर्व में किचन नहीं होना चाहिए। अगर इससे होगा तो क्या दोष उस घर में देखने को मिलेगा? सबसे बड़ी है कि कैश फ्लो है, जो पैसों का आना जाना है वो ब्रेक हो जाएगा उसमें। सबसे बड़ी बात वही है, मतलब गर्मी, पैसा आएगा नहीं, गर्मी पैसों की गर्मी। हाँ पैसा आएगा नहीं, पैसों की गर्मी सबसे ठंडी होने बड़ी- लग जाएगी। ठंडी होने लगेगी, पैसा आएगा नहीं, ब्लॉक हो जाएगा, अर्निंग ब्लॉक हो जाएगी, कर्ज की पोजीशन रहेगी, इस तरह से होगा। ईशान कोण में जिस तरह से दिमाग खराब होता है ना, या संतान संबंधी दोष पैदा होते हैं, डिसीजन पावर खराब होती है, उसमें पैसों का ब्लॉक होता है। एक इसमें और जानना चाहूँगा, डिटेल्ड इसको नहीं लूँगा। टॉयलेट को लेकर के बहुत सारा एक दिमाग में बहुत सारा बाउंडर रहता है कि टॉयलेट कहाँ बनाया जाए, टॉयलेट कहाँ बनाया जाए। टॉयलेट भी तो घर में चाहिए और उसके लिए एक जगह तो प्रॉपर होगी। वास्तव में टॉयलेट कहाँ कहाँ बना सकते हैं? भाई टॉयलेट को पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि टॉयलेट कहाँ नहीं बनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। पहले तो ईशान कोण में नहीं बनाना चाहिए, वर्जित है दूसरा एकदम। वर्जित है बिल्कुल। उसके अलावा अग्निकोण में नहीं बनाना चाहिए। तीसरा ब्रह्म स्थान, जो भूमि का बीच का स्थान होता है। ब्रह्म स्थान दो है, एक तो कवर्ड एरिया का ब्रह्म स्थान और एक भूमि का ब्रह्म स्थान। दोनों ही ब्रह्म स्थान पर टॉयलेट नहीं होना मतलब चाहिए। कंस्ट्रक्टेड एरिया एंड हाँ, प्लॉट और कंस्ट्रक्टेड एरिया दोनों के ही जो ब्रह्म स्थान निकलते हैं, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। छोटे घरों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अगर घर बड़ा बना हुआ है, जमीन बड़ी है, तो उसमें ब्रह्म स्थान अलग हो जाता है, तो उसमें नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। और होगा तो क्या होगा? कोण में होगा तो स्वाभाविक बात है कि उसके अर्निंग ब्लॉक हो जाएगी। अगर ईशान कोण में होगा तो डिसीजन पावर खत्म हो जाएगी। ब्रह्म स्थान में होगा तो घर में आकस्मिक डेथ होगी। बनाए तो कहाँ बनाए? उसको दक्षिण में और पश्चिम में बना हुआ, दक्षिण और दक्षिण की जो पोर्शन है उसमें और पश्चिम की पोर्शन में। लेकिन सेप्टिक टैंक साथ में बनाना हो तो नैऋत्य में नहीं बनाए। हस्तरेखा विशेषज्ञ के रूप में भी आपको जाना जाता है और आपने कई पुस्तकें भी लिखी है। जहाँ तक मुझे पता है आप 13 से ज़्यादा पुस्तकें आपकी प्रकाशित भी हो चुकी है, सिलेबस में पढ़ाई जा रही है। यानी कि हस्तरेखा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो क्या इन हाथ की रेखाओं में मनुष्य का भविष्य, वर्तमान और सब कुछ छुपा हुआ है? क्या इन रेखाओं का पूरा अध्ययन करके और व्यक्ति कुछ सुधार कर सकता है? देखो पहले के ज़माने में, अभी तो लगभग क्या है कि हर आदमी के पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह उपलब्ध है। किसी समय ऐसा भी समय था जो केवल कुछ अपर क्लास के जो लोग थे उन्हीं के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस वगैरह होता था। बाकी लोगों की या तो हस्तरेखाएं या गोचर के हिसाब से। गोचर का मतलब है जिस समय आप सवाल करता है कोई, उस समय आप जो जवाब देते हैं, उस समय जो ग्रहों की पोजीशन होती है उसको कागज़ पर उतार कर उसके हिसाब से बताना, उसको गोचर पत्ती बोलते हैं। तो वो तरीका था। और उसके अलावा अगर कुछ देखना था तो फिर हस्तरेखाएं थी। तो हस्तरेखाओं में लोग कहते हैं कि हाथ को मोड़ने से रेखाएं बनती है, तो बिल्कुल सही है। ये जो 2-3 रेखाएं ये हाथ को मोड़ने से बनती है, लेकिन ये रेखा हाथ को मोड़ने से नहीं बनेगी। तो ये सीधी सरल सी बात है, ये रेखा क्यों है हाथ में? तो चाइनीज जो लोग थे, हमसे पहले चाइना थोड़ा इस संबंध में आगे था। उसने लगभग 2000 या 2500 साल पहले पता लगा लिया था कि रीजेस, इनको रीजेस बोलते हैं, ये रेखाएं, ये सभी आदमियों की अलग अलग है। जैसे 8 अरब लोग हैं अभी पृथ्वी पर, जिसको आज फिंगरप्रिंट बोलते हैं। हाँ, फिंगरप्रिंट बोलते हैं। 8 अरब लोग हैं लगभग पृथ्वी पर, तो सभी की अलग अलग है, किसी की भी मिलेगी नहीं, 5 उंगलियों की भी नहीं मिलेगी और 8 अरब लोगों की भी नहीं मिलेगी। इसीलिए इसको ऑथेंटिक मानते हैं। ऑथेंटिक मानते हैं। फिंगर, अंगूठा सबसे इम्पोर्टेंट है, एक सिग्नेचर से भी ज्यादा मतलब इसी से आप समझ सकते हैं कि हस्तरेखा हाँ, कितना हस्तरेखा। बड़ा शास्त्र है कि 8 अरब से ज्यादा लोग इस दुनिया में मौजूद है और सभी की फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं। मैंने जब शुरू किया, आपको बता दूं, मैंने जो हस्तरेखाओं से ही अपना वर्क शुरू किया था और मैंने कम से कम 1000 लोगों की हाथ की प्रिंट लिए थे। अब तो क्या है कि कंप्यूटर भी है, कैमरे हैं, मोबाइल है, तो आसानी से हो जाता है। उस समय तो हमें शाही लगा के लेना पड़ते थे, तो कुछ लोग तो भाग जाते थे, सूचना मिलती थी उनको भी हस्तरेखा लेनी है, तो वो कई तो गायब हो जाते थे। ये पोजीशन थी। मैंने 1000 से ज़्यादा आदमियों के हस्त के छापे इकट्ठी की थी, उसके हिसाब से मैंने स्टडी किया। और 2002 में मैंने हस्तरेखाओं पर किताब लिखी थी, वो अंग्रेजी में है, 2002 में लिखी थी, अभी भी वो चल रही है किताब वो। तो हस्तरेखाएं तो अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। और सबसे बड़ी बात है कि जन्म, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ तो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, ये कभी आगे पीछे नहीं होती। ये तो जन्म जैसे से, अगर मुख्य रूप से मैं यदि कहूँ कि कौन सी ऐसी रेखा है, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन कौन सी ऐसी मुख्य जो रेखा है और उसका क्या इफेक्ट जीवन में हानि या लाभ के रूप में भी देखने को मिलता है, अगर हम किसी एक रेखा पर यदि चर्चा करें तो? देखो लोकप्रिय रेखाओं की बात करें तो जो भाग्य रेखा है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। बाकी हाथ का स्क्वायर होना
अच्छा। आप कलाकारों के वगैरह की अगर फिल्म वगैरह देखते हो तो उसमें हाथ ऐसे वगैरह करते हो तो आपको पता लग जाएगा। हाथ का स्क्वायर होना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। स्क्वायर हैंड में अगर साधारण रेखाएं हैं वो भी बहुत अच्छा काम करती हैं, और हाथ लंबा है तो उसमें अगर भाग्य रेखा आपको लंबी मिलेगी लेकिन वो काम नहीं करेगी। हाँ। तो फेट लाइन, जिसको डेस्टिनी लाइन भी बोलते हैं, भाग्य रेखा भी बोलते हैं, तो वो ज़्यादा लोकप्रिय भी है और वो ज़्यादा काम भी करती है। लेकिन वो उसमें फ़र्क ये पड़ता है, लंबा हाथ अगर आपका है तो उसका रिजल्ट अलग होगा, यदि आपका हाथ स्क्वायर है तो उसका रिजल्ट अलग होगा। और एक चीज़ और मेरे मन में ये प्रश्न उठता है, इसलिए मैं सोचता हूँ आपसे पूछूं कि जैसे पुरुष का दायां हाथ और महिला का बायां हाथ, मुझे जहाँ तक पता है देखा जाता है ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, या कि एक व्यक्ति, इसके साथ ये भी जोड़ूंगा, एक व्यक्ति जो राइट हैंडर है या एक व्यक्ति जो लेफ्ट हैंडर है, तो उसके भी रेखाओं में कोई फर्क आ जाएगा? मतलब उसके जो फलादेश जो होंगे उनमें फर्क आ जाएगा कि यदि व्यक्ति लेफ्ट हैंडर है तो उसके राइट हैंड की रेखाएं, और क्योंकि वो व्यक्ति हर काम लेफ्ट से कर रहा है, तो इनका कोई आपस में मैच है? नहीं, उसका कोई मैच नहीं है। आमतौर पर क्या होता है कि जो हमारा राइट हैंड है, जो हम इस लाइफ में हासिल करते हैं अपने प्रयास से या जिससे भी, वो ये रेखाएं बताती है। और हमारा जो पहले के जन्म के हिसाब से हम क्या कुछ लाए हैं वो ये हाथ बताता है। बाकी महिलाओं में, पुरुष में ये भ्रांति है कि महिलाओं का लेफ्ट देखना चाहिए और पुरुषों का राइट देखना चाहिए हाथ, ये कोई बात नहीं। अच्छा, हाइट दोनों ही हाथ देखते हैं, दोनों ही हाथों को देखा जाता है? दोनों को दोनों इम्पोर्टेंट है, मैच किया जाता है दोनों का। अच्छा, दोनों का मैच करके जो सिम्टम्स दोनों में सेम मिलते हैं उनके आधार पर डिसीजन लिया जाता है। मतलब यदि एक हाथ को देख करके कोई फलादेश बता रहा है तो वो अधूरा है? हाँ, वो अधूरा है। बाकी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हस्तरेखाओं से अच्छे से बताई जा सकती है, जैसे मैरिज कब होगी वो हस्तरेखाओं से बताया जा सकता है, धन कितना है वो हस्तरेखाओं से बताया जा सकता है, ज़मीन कब मिल रही है वो हस्तरेखाओं से बताया जा सकता है। लेकिन मैरिज कौन सी डायरेक्शन में होगी, कौन सी डायरेक्शन में होगी, वो आपको कुंडली से ही पता लगता है। हो सकता है हस्तरेखाओं से पता लगता होगा, लेकिन ये तो बहुत क्लिष्ट विज्ञान है, ये जरूरी नहीं है कि सभी चीज़ों के बारे में मुझे ही जानकारी हो। ये निरंतर प्रोग्रेसिव होता है। हाँ, निरंतर काम करना पड़ता है उसके हिसाब से। बिल्कुल, निरंतर प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और आपकी प्रैक्टिस 35 साल की हो चुकी है, और बहुत कुछ मैंने आपके बारे में सुना है। तो सर, इन विषयों पे भी अपन बात करते रहेंगे, पर मैं कुछ ऐसे विषय जरूर लूँगा आपके बीच में कि जो आज दुनिया को इफेक्ट कर रही है, जिस पे दुनिया का ध्यान है, और पूरी दुनिया को एक तरह से इतना ज़्यादा प्रभावित कर रही है कि हर व्यक्ति की आम जिंदगी पर इसका असर होने की संभावना बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ कि एक जो पश्चिम एशिया में जो अशांति फैली हुई है, और एक युद्ध की स्थिति लगातार बनी हुई है, और इस पे कयास यहाँ तक भी लगाए जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच के जो लगातार जो है तनाव चल रहा है, और बार बार बीच में ऐसा होता है कि अब युद्ध विराम हो गया है और अब जो सेटलमेंट हो रहा है, लेकिन फिर से अभी हम कल परसों ही सुन रहे थे कि वापस मामला जो है युद्ध में। तो ये क्या यहाँ भी आपकी ज्योतिष कुछ इसका आकलन बता सकती है कि जो वर्तमान में जो पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है, लोग कयास इसमें एक लगाते हैं, क्या हम एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, या ये तनाव आगे बढ़ेगा या कम होगा, या आपका ज्योतिष विज्ञान और इस पर क्या कहता है? अब इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात तो जो यूनिवर्सल फोरकास्ट है, वैश्विक भविष्यवाणी, उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से पूरी तरह से संभव विज्ञान नहीं है। क्योंकि वैश्विक भविष्यवाणी का मतलब है कि कम से कम 8 अरब लोगों का भाग्य उससे जुड़ा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा आशंका ये होती है कि वो गलत निकल जाए। फिर देखा जाता है कि प्लेनेट कौन से हैं, तो प्लेनेट में वैश्विक भविष्यवाणी में हमें यूरेनस, प्लूटो और हर्सल, इन प्लेनेट के हिसाब से गणना करनी पड़ती है, क्योंकि इनकी जो एक राशि में इनका जो टाइम स्पेंड करने का जो समय है वो काफ़ी लंबा होता है। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। तो अभी क्या है कि हर्सल और नेपच्यून है वो बृहस्पति और शुक्र की राशि में है। बृहस्पति और शुक्र शुभ ग्रहों की फहरिस्त में सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ऊपर है। तो मुझे नहीं लगता कि विश्व युद्ध की कोई आशंका अभी है। अब प्लूटो को देख सकते हो, प्लूटो शनि की राशि में, लेकिन अकेला प्लूटो क्या करेगा? जब तक हर्सल और नेपच्यून का प्रभाव नहीं हो पाप ग्रहों के हिसाब से, तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि 10-15 साल तक अभी कोई विश्व युद्ध की कोई आशंका है। छुटपुट घटनाएं तो पूरे विश्व में चलती रहती है, पहले भी होती आई थी, अब भी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन विश्व युद्ध की कोई आशंका मुझे नहीं दिखाई देती है।
मतलब ग्रहों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि विश्व युद्ध की शंका अभी नहीं है फिलहाल। हाँ, तो तनाव आराम होना से- अलग बात है। हाँ, तनाव तनाव है, छोटी मोटी घटनाएं तो स्वाभाविक रूप से होंगी। 210 देश हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ होता है। यूक्रेन का भी हो रहा है, रूस का भी हो रहा है, ईरान का भी हो रहा है, अमेरिका है, भारत पाकिस्तान में चलता रहता है। अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी थोड़ा छुटपुट घटनाएं होती हाँ, रहती तनाव है, हुआ है। तनाव हुआ है, बांग्लादेश में भी हुआ है, तो ये तो चलती रहती है। बाकी अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या में ऐसा कुछ असर करें, कुछ ऐसा बदलाव करें तो उससे भी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। बड़े खर्चे की ज़रूरत नहीं है। खासकर इन चीज़ों के बारे में आपको जाना जाता है। क्या ऐसे कुछ मंत्र या ऐसी कुछ लाइफस्टाइल है जिनको हम बदलें तो हमारे जीवन में बदलाव हो जाएगा? देखिए, उसमें क्या है कि किसी की भी हम जन्म कुंडली देखते हैं, उसमें 2 प्लेनेट पकड़ते हैं। एक वो प्लेनेट जो हमें पॉजिटिविटी है, हमारे लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, वो प्लेनेट, वो शुभ ग्रह कह सकते हो। वो लग्नेश भी हो सकता है, पंचमेश भी हो सकता है, नवमेश भी हो सकता है, केंद्र त्रिकोण का मालिक भी हो सकता है। वो हमारे लिए अच्छा करने की कोशिश करता है। एक तो वो प्लेनेट हो गया। एक वो प्लेनेट है जो हमारे लिए खराब करता है। वो पीड़ित भी कह सकते हो उसको, पाप ग्रहों से पीड़ित है। अष्टमेश भी हो सकता है, वो षष्टेश भी हो सकता है, द्वादशेश भी हो सकता है। षष्ठ है जो छठे भाव का स्वामी रोग और ऋण देता है। 8वां है आकस्मिक रूप से घटनाएं क्रिएट करता है, जो हो सकता है डेथ भी करवा दे। पितृदोष है, इस तरह के दोष वो क्रिएट करता है। 12वां हॉस्पिटलाइजेशन का है, वो हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो जो प्लेनेट हमारे लिए खराब है उसके आगे हाथ जोड़ लो आप, उसके पर डे मंत्र जाप करो। 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। 1 या 2 प्लेनेट हो सकते हैं खराब, उससे ज़्यादा नहीं होते। तो बीज मंत्र हम जाप करते हैं, जैसे बृहस्पति का ओम ग्राम ग्रीम गुरुम से गुरुवे नमः, मंगल का ओम ग्राम ग्रीम गुरुम से भौमाय नमः, केतु का होता है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम से केतुवे नमः। तो एक माला जपने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगते हैं, और उसको शांत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, बस ध्यान ये रखना है हमें कि टाइमिंग सही होनी चाहिए। वही टाइमिंग हो, सुबह का टाइम हो 9 बजे का, तो लगभग 9 बजे होना चाहिए। 5-10 मिनट माइनस प्लस अलग बात है। तो ये तो हो गया मंत्र जाप का, ग्रहों को शांत करने का। दूसरा हो गया जो ग्रह हमें फायदा पहुंचाना चेष्टा करता है, जैसे मैंने आपको बताया पंचमेश है। ये यूं कह के जो कुंडली हाँ। में जो सही स्थान पर है, जो हमें सही लाभ स्थान दे पर रहे हैं। है, अच्छे भावों का स्वामी अच्छे है, भाव में जैसे यूं कहा हमारे जाता लिए भागेश है, हाँ। लग्नेश है, पंचमेश है, इस हाँ। तरह का जो ग्रह ग्रह है, है। हाँ, जो हमें ऊपर उठाने की चेष्टा करता है, उस ग्रह के हिसाब से हमें अपनी लाइफ को चेंज करना होता है। उस ग्रह की जो किरणें हैं या ग्रह का पावर है वो आत्मसात करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल में बदलाव। तो उसका एक तरीका ये है, आप नगीना धारण कर लो, कोई रत्न। तो रत्न तो देखिए हर आदमी तो पहन नहीं सकता, क्यों, कोई 20,000 का आता है, कोई 50,000 का आता है, कोई लाख का आता है। रत्न तो वो हर आदमी की। उसका अच्छा तरीका यही है कि ग्रह के जो कलर है उसके हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करो। जैसे शुक्र अगर अच्छा है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो शुक्र अच्छा है तो हमें एक तो चमेली और मोगरे का इत्र काम में लेना चाहिए। दूसरा सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। तीसरा क्लीन शेव रखनी चाहिए और टिप टॉप रहना चाहिए। और घर में महिला जो सदस्य हैं उनका मान सम्मान करना चाहिए। उनको कभी कभार साल में 1-2 बार उपहार दे देना चाहिए। इस तरह से करते हैं तो शुक्र बलवान होने लगता है। बिल्कुल। तो उसमें कोई भी खर्चा हमारे एक्स्ट्रा नहीं है। 100 रुपये की एक इत्र की शीशी आएगी, 1 साल चलेगी आपके। कपड़े आपको पहनने ही है, सफ़ेद पहनो, कोई शर्ट पहनो, आप किसी भी कलर का किसी पहनो, आप भी- सफ़ेद बना लो। हाँ, सफ़ेद बना लो। पैंट आप हो सकता है कोई डार्क पहन लो, बाकी शर्ट तो कम से कम सफ़ेद पहनो शुक्र के लिए। वो इस तरह की चीज़ें होती है, तो उसमें कोई खर्चा भी नहीं है और रिजल्ट भी आपको महीने 2 महीने में मिलने लगता है। इसके अलावा सिग्नेचर चेंज करना, कई लोग के अपना सिग्नेचर काटते हैं, वो चेंज करना। मोबाइल में जो नंबर है कई बार वो ख़राब होते हैं, उनको चेंज करना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें आपको कोई खर्चा नहीं लगता, 1 रुपया भी, और आपको रिजल्ट है वो 101% मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं इस ग्रह पे एक ग्रह पे और बात करना चाहूँगा। मंगल दोष या मंगल जिसके अच्छा हो, तो क्या किस तरह से वो उसको जो है अपने लिए ज़्यादा भाग्यश के रूप में, भाग्योदय के रूप में उसको बना सकता है? और अगर मंगल दोष हो तो, क्योंकि एक बड़ा नाम है मंगल दोष सुनने में आता है। देखिए मंगल का क्या है, मंगल अगर पीड़ित हो या खराब हो या कारक हो तो 2-3 चीज़ें प्रकट करता है। नंबर 1 तो वो अपने भाइयों से लड़ाई करवाएगा, उनसे मनमुटाव रखेगा। 3 भूमि संबंधी कोई लाभ नहीं होगा, भूमि होगी तो वो भी हाथ से निकल जाएगी। 3 शत्रु पैदा होंगे। 4 लिटिगेशन मतलब केस मुकदमे, लड़ाई झगड़े वाली वो होगी। ये 4 चीज़ें अगर आपके जीवन में नेगेटिव है, जमीन है वो निकल गई या जमीन आपको नहीं मिली, आपके भाइयों से आपका मतभेद है, पैतृक संपत्ति नहीं मिली आपके। वैसे पैतृक संपत्ति का संबंध तो सूर्य से होता है, अच्छा। जमीन का बता रहा हूँ आपको मैं। हाँ। तो भाइयों से आपके मतभेद है, भाइयों से सहयोग नहीं मिल रहा है या मनमुटाव रहता है, वो आम घरों में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा आपकी ऋण है, लगातार कर्ज की पोजीशन है, एक कर्ज
चुकाने बड़ी उससे पहले समस्या आज के दूसरी समय की। बड़ी समस्या है वो है। तीसरा आपके लिटिगेशन का मतलब है कोई केस है, मुकदमा है, लड़ाई है, झगड़ा है, वाद है, विवाद है, इस तरह की चीज़ें हैं, इसका मतलब मंगल खराब है। इसका सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ, मंगलवार को सुबह 11 बजे से पहले आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, लगभग 6-7 महीनों में एक बार या साल में एक बार। मंगल क्या है कि मंगल रक्त देखता है ना, खून देखते ही प्रसन्न होता है। तो मंगलवार को सुबह 11 बजे 10:30 11 बजे से पहले एक बार ब्लड डोनेट करूँगा। तो मांगलिक दोष जिनकी कुंडली में होता है उनको भी शांत होता है वो भी, और मंगल संबंधी दोष है वो भी। और उसके अलावा ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाई नमः का बीज मंत्र आपको मैंने बताया, ये अगर मंगल अच्छा हो तो मंगल अच्छा हो तो भूमि से लाभ होता है, भाइयों से लाभ होता क्या है। करना चाहिए जैसे नहीं, मंगल अच्छा है, जिनके मंगल अच्छा है, मंगल जिनके अच्छा है उनको क्या है, लाल रंग की पट्टी रखनी चाहिए। अगर मंगल अच्छा हो के और रिजल्ट नहीं दे रहा है, रिजल्ट नहीं दे रहा, हाँ, तो लाल रंग की जो पट्टी है वो रखनी चाहिए। उसके अलावा मूंगा धारण करना चाहिए, घर में लाल फूल का कोई पेड़ हो ना वो लगाना चाहिए, और लाल जो चीज़ें होती है जैसे अनार है, इस तरह की जो फ्रूट है उनको सेवन करना चाहिए, जिससे मंगल की जो ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ती है और ज़्यादा अच्छी रिजल्ट मिलती है। ये तो डिटेल्ड बातें हैं। हाँ। लेकिन आम आदमी जीवन में चमत्कार चाहता है और लोग देखते हैं कि ऐसा कुछ हो, बस चमत्कार हो जाए, बस बदल जाए ज़िंदगी। तो क्या ज्योतिष कोई चमत्कार है या एक विद्या है? हमें किस तरह से इसको लेना चाहिए? नहीं, मैं तो देखो इसको बता दिया आपको, काउंसलिंग का विज्ञान है, मैं तो कोई चमत्कार कर नहीं सकता। मैं मेरे जो दर्शक हैं उनसे इस समय में क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास कोई चमत्कार, कोई चमत्कार के आस में मेरे पास आना भी नहीं चाहिए, मेरे पास कोई चमत्कार है भी नहीं। ज्योतिष मैंने आपको बता दिया काउंसलिंग का विज्ञान है। बार बार आप संपर्क में रहोगे, बड़े बड़े जो बनिए हैं, जो बड़े व्यापारी हैं और जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पर्सनल एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो छोटी छोटी बातों पर उनसे कंसल्ट करते हैं और वही उनके लिए सबसे बड़ी फायदेमंद चीज़ होती है। ज्योतिष क्या है, मार्गदर्शन का विज्ञान है। सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हमारा आपको कौन से रास्ते जाना है वो बता देगा, इधर जाओ आप। एक जैसे बात जो लोगों के दिमाग में, या सुनी सुनाई कह सकता हूँ इसको मैं, एक सुनी सुनाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका प्रभाव एक विश्व नेता के रूप में हैं और पूरी दुनिया आज उनकी तरफ बड़ी आसानी से देखती है, एक वर्ल्ड लीडर है। बड़ा गौरव की बात है कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और लगातार वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो क्या चौथी बार भी वो प्रधानमंत्री बनेंगे? क्योंकि 2029 में फिर से लोकसभा का चुनाव आएगा। प्रधानमंत्री मोदी एक आज के समय में तो हम देखें तो प्रबल दावेदार हैं और उनके सामने कोई नेता नज़र नहीं आता। इससे उलट कुछ भविष्यवाणियां मैंने देखने में आई थी कि अगले प्रधानमंत्री या समझ लीजिए ये कार्यकाल नरेंद्र मोदी पूरा नहीं कर पाएंगे। इस तरह की भी भविष्यवाणियां कुछ लोग कर रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। क्या इनमें क्या है, आपकी विज्ञान, आपकी ज्योतिष के हिसाब से इन चीज़ों पे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे इससे पहले का जो चुनाव था वो 2023 में था या तो उस समय क्या हुआ था, उस समय जो ये सोशल मीडिया पर जो एस्ट्रोलॉजर आते हैं वो बता रहे थे, माहौल देख के बात करते हैं वो, उनको गणित से मतलब नहीं है, वो माहौल देखते हैं कि इनकी हवा चल रही है उसके हिसाब से बात करते हैं। उन्होंने बताया मोदी, कुछ ने बताया मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, अमित शाह बनेगा, ये बनेगा, उनको तो उसके बावजूद बना। तो अभी जो मोदी क्या है, मोदी की, नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन की है और मंगल की उनको अभी महादशा चल रही है जो 2028 में दिसंबर तक चलेगी। इससे पहले इनको चंद्रमा की महादशा थी, वो 10 साल की थी। अब 2028 तक, दिसंबर तक इनको कोई खतरा नहीं है कि वो हटे, इसलिए बीच में कार्यकाल अधूरा रहेगा, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होंगी। और 28 के बाद में इनको दिसंबर में राहु की महादशा लगेगी। तो ज्योतिष के हिसाब से या नरेंद्र मोदी जी कुंडली के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि 2029 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि राहु है ना, राहु अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। कोई भी पाप ग्रह हो, शनि हो, राहु हो, वो केतु हो, वो अपने प्रभाव देता है। चोर चोरी से जाता है, सीना जोरी से नहीं जाता। तो राहु एक बार तो पटकनी देगा, ये तो कन्फर्म बात है। एक चीज़ आज के समय में, क्योंकि ये विषय बहुत वायरल है, लोग ज्योतिष है, वास्तुशास्त्र है, हस्तरेखा है, इनके बारे में डिटेल्ड जानना चाहते हैं, लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और अगर सोशल मीडिया हम खोल के देखें, यूट्यूब खोल के देखें, फेसबुक खोल के देखें, तो एक बाढ़ आई हुई है ज्ञान देने वालों की, क्लास लेने वालों की। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि ये विषय सीखने लायक है, इसे सीखना चाहिए? अगर सीखें तो वे क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस पर, जिस तरह की बाढ़ आई हुई है? सर्वप्रथम तो क्या है, हमें चाहिए कि किसी को गुरु बनाएं और गुरु बना के ये पंचांग पढ़े हैं। ये पंचांग है, तो शुरुआत जो है वो पंचांग से होनी चाहिए।
जन्म कुंडली तो बहुत आगे की बात है, मुझे कम से कम 2 साल लगे थे पंचांग के अध्ययन करने में या पंचांग को सीखने में। उसके बाद में मेरे जो गुरु श्री हैं सीताराम जी स्वामी, तो उन्होंने मुझे कुंडली के बारे में धीरे धीरे बताना उन्होंने मुझे शुरू किया। तो अब तो हालत ये है कि कुछ तो कह रहे हैं 1 महीने में एस्ट्रोलॉजर बना देंगे, आप प्रैक्टिस करो। कुछ 1 महीने की बजाय 10 दिन में आ गए, और कुछ तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं 3 घंटा दो हमें आप 3 घंटा में आपको हम एस्ट्रोलॉजर बना देंगे, चौथे घंटे आप प्रैक्टिस शुरू कर दो। तो ये तो संभव ही नहीं है, ग्रहों के राशियों के नाम याद नहीं हो सकते आपको। पंचांग तो बहुत बड़ी बात है, पंचांग देखना सामान्य बात थोड़ी है। पंचांग देखने के लिए आपको कम से कम 2 साल का टाइम लगेगा, थोड़ा दिमाग में आएगा भी ये पंचांग ये चीज़ है। उसके मैथमेटिक, ग्रहों के अंश वगैरह निकालना, ग्रहों के उदय अस्त होना, वो सारी चीज़ें, तिथिवार नक्षत्र योगकरण, 5 अंग हैं पंचांग के, तिथिवार नक्षत्र योगकरण, तो उनको एक एक चीज़ को समझना, एक एक नक्षत्र को समझना, करण को समझना, ग्रहों के अंशों को समझना, तो वो तो बहुत आगे की चीज़ें हैं। इस तरह से जो कर रहे हैं ना, तो वो तो एक तरीके से मैं कहूँगा कि ठीक नहीं है, एक ब्रह्म विद्या है। मैं देख रहा हूँ कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी पीते हुए और ज्योतिष के बारे में बोल रहे हैं, चाय पीते हुए बोल रहे हैं। हमारी क्या है, हम चाय पीने के बाद में पहले मुंह को साफ करते हैं, उसके बाद में बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या, देव विद्या, शुद्धता पहली इसकी जो सीढ़ी है वो ग्रहण करने के लिए पहले शुद्ध हो, शारीरिक रूप से आप शुद्ध होना चाहिए, मन से और तन से। मैं देख रहा हूँ वो कॉफ़ी पॉडकास्ट चलते हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, ज्योतिष के बारे में बोल रहे हैं, तो ये तो बड़ी गलत बात होती है ना। हम लोगों के लिए लगता है क्या कर रहा है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ज्योतिष तो ब्रह्म विद्या है, देव विद्या है। जिस तरह से मंदिर में हम जूठे मुंह या खराब बातों से थोड़ी जाते हैं, वो ये चीज़ है। तो पहले चाय पीते हैं, तो उसके बाद में मुँह साफ करते हैं, उसके बाद में बोलते हैं। चाहे कुंडली देखनी हो, चाहे किसी से बात करनी हो, ज्योतिष के बारे में स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ। तो यानी कि एक ये गलत है, मैं ये कह रहा हूँ ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब एक निरंतर निरंतर एक बहुत बड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है, और एक प्रॉपर एक गुरु बना करके उसके उसी हिसाब से यदि ज्ञान लेंगे तो आप इसमें बढ़ सकते हैं, और सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। ये तो सीखने की विद्या है, ये आगे के ऊपर किसी का एकाधिकार नहीं है, या नहीं कह सकता आप न सीखो या वो नहीं सीखे, कोई भी सीखो। सीखने का कोई थोड़ी है, सीखने की तो कोई उम्र भी नहीं होती, कभी भी सीखना शुरू कर सकते हो आदमी। आजकल हम देखते हैं कोई त्योहार आता है तो उसमें 2 मत हो जाते हैं कि ये इस तारीख को है, कोई कहता है ये इस तारीख को है, 2 बना देते हैं। तो उससे एक, जैसे जन्माष्टमी को ले लें, रक्षाबंधन को ले लें, आजकल हर त्योहार पे ये होता चला जा रहा है, उसमें 2 तिथियां आ जाती है, और कहते हैं जन्माष्टमी, कोई कहते हैं इधर आज मनाओ, कोई रहा कल मनाओ। तो ये भ्रम की स्थितियां क्यों बन रही है, और इससे कहीं ना कहीं जो आम आदमी है वो कैसे भ्रम से दूर रह सकता है, कैसे डिसाइड करे कि सही क्या है, ये हो क्यों रहा है? बहुत अच्छा पहले तो नहीं होता था ये सब। हाँ, पहले भी होता था, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हम तो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, शुरू से पता है। अच्छा, पहले क्या था, सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए मंदिर में जो पुजारी थे, पंडित जी थे, वो बता देते थे दीपावली इस तारीख को है और इस तिथि को है, और आपको सोमवार की दीपावली है, कोई विवाद, क्योंकि दूसरा उनको बताने वाला था ही नहीं, वही बताता था, और उसको सुन के वो मान लेते थे। वही पंचांग पहले था। हम मेरे पास तो खुद के पास पड़े हैं, 50 साल 100 साल पुराने पंचांग पड़े हैं। तो वही पंचांग, तिथियों का तिथि तारीख क्या होती है, रात को 12 बजे बदलती है। तिथि का बदलने का कोई समय नहीं है। बार बदलने का समय सूर्योदय के साथ बार बदलता है। आज संडे है, कल सूर्योदय से मंडे हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, लेकिन तिथियां कभी भी बदल सकती हैं। तो वो चीज़ पहले क्या था कि केवल पंडित जी को पता होता था, वो अपने हिसाब से उसको डिसाइड करते थे, उगती तिथि के हिसाब से त्यौहार मनाए जाते थे। अब क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से जिसके जो जी में आ रहा है ना, वो पॉपुलर होने के लिए या वायरल होने के लिए अपने हिसाब से कुछ नई चीज़ देना चाहता है, भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि ग्रहण दूसरे देशों में होता है, और यहाँ उसका बताने लगते हैं ठीक सब ग्रहण है, सब ग्रहण है, जबकि ग्रहण होता नहीं। ग्रहण के बारे में सबसे बड़ी बात ये है, जहाँ ग्रहण दिखाई देगा वहीं उसका दोष लगेगा, वहीं उसका सूतक लगेगा, वहीं शुद्धि या शुद्धि वाली बात होगी। अगर यहाँ ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है तो उस ग्रहण के बारे में हमें किसी तरह की कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, जबकि करते हैं तो वही बात उसमें है। तो पहले भी वही था, आज भी वही है, त्योहार नहीं बदले हैं। बदला क्या है कि लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं ना, वो कारण है। और सत्यनारायण जी जांगीड़ के बारे में बताना चाहूँगा कि आपका एक लंबा चौड़ा अनुभव रहा है। आप अल्प आयु में ही, यंग स्टेज में ही आपका झुकाव इस क्षेत्र की ओर हो गया। जब व्यक्ति का जो झुकाव है वो खाने पीने और मोह माया की ओर ज़्यादा होता है, उस वक्त आपका झुकाव ज्योतिष की तरफ हो गया, और आपने हस्तरेखाओं को पढ़ने के लिए एक संकलन तैयार करना शुरू कर दिया। तो आपका किस तरह से इस विषय पर आपका झुकाव हुआ, और किस तरह से आपने इस पर तैयारी की,
और मैंने जहाँ तक पता है कि कौन कौन सी जो पुस्तकें हैं उनके बारे में बताएं कि किस तरह से आपने उन पुस्तकों की लेखनी की, वो प्रकाशित हुई और उनमें किस तरह का आपने ज्ञान जो है समाहित करने की आपने कोशिश की। मैं जब 17 ईयर मतलब 17 वर्ष का था तभी से एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, वास्तु के क्षेत्र में हूँ। और शुरू में मैंने हस्तरेखाओं को, वैसे भी कोई भी विद्यार्थी जो इस क्षेत्र में आता है उसको हस्तरेखाएं ही आकर्षित करती है, तो स्वाभाविक रूप से मुझे भी हस्तरेखाओं में ही रुचि पैदा हुई। तो मैं लगभग 5-6 वर्षों तक लगातार हस्तरेखाओं पर काम करता रहा। मैंने 1000-1500 आदमियों की पाम प्रिंट ली। उस समय बहुत कठिन था इस तरह का काम करना, फिर भी करते थे। उसके बाद में मैंने क्या किया, हमारे गुरु श्री सीताराम जी स्वामी हैं, उनसे संपर्क किया, फिर मैं ज्योतिष के क्षेत्र में आया। तो हस्तरेखाएं मेरा पसंदीदा था और अभी भी है। अभी भी रेखाएं मेरी जो विद्याएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा मैं लाइक हस्तरेखाओं को ही करता हूँ। अपने सफ़र को थोड़ा सा बताएं, किस तरह से इस सफ़र में आप आगे बढ़े और जो आपकी जो पुस्तकें आपकी जो लिखी गई। मैं 1990 में 89 या 90 के आसपास इसमें लगा हुआ था। उसके बाद में मैंने लगभग 10 वर्ष तक इसका स्टडी किया, 10-11 वर्ष तक। 2002 में मैंने लिखना शुरू किया। शुरू में मैंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवज्योति में काफ़ी आर्टिकल्स लिखे। उसके अलावा जो ज्योतिष संबंधी मैगजीन्स हैं जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी उनमें भी मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी आर्टिकल्स वगैरह लिखे मैंने। 1-2 मैगजीन का मैंने संपादन भी किया, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जो मैगजीन थी। और पुस्तकें लिखने का काम मैंने 2002 से शुरू किया। जो दिल्ली के कुछ पब्लिशर हैं, नई सदी बुक हाउस है, पुस्तक महल है, जयपुर की विद्या भवन है, उनके लिए मैंने किताबें लिखी। शुरू में मैंने एस्ट्रोलॉजी पर किताबें लिखी, उसके अलावा वास्तु पर भी लिखी, उसके अलावा हस्तरेखाओं पर। इस तरह से मैंने काम करना शुरू किया। ये किताब है, ये सर्वप्रथम मैंने किताब लिखी थी। ये जो 2002 में फर्स्ट एडिशन आया था, अभी भी बिक रही है किताब मेरी, अभी बिक रही है। और अब इसके कम से कम 4-5 एडिशन प्रकाशित हो चुके हैं। ये किताब यूपी के कुछ स्कूल है उसमें ये टेक्स्ट बुक के रूप में है, सिलेबस में है ये किताब। और अभी भी 22 सालों से ये किताब लगातार बिक रही है। आज भी इसका आप नाम सर्च करोगे गूगल पर तो अभी भी उपलब्ध है ये किताब। मेरी 4-5 किताबें अभी भी पूरी तरह से उपलब्ध है, बाकी आउट ऑफ स्टॉक है। तो 13-14 किताबें हैं मेरी जिनको मैंने लिखा है। एक अंग्रेजी में है, बाकी हिंदी में है। कार्यक्रम को मैं अंतिम पड़ाव की ओर ले जाते हुए, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और क्योंकि ये ज्ञान तो बहुत बड़ा महासागर है और इसमें हम सिर्फ एक डुबकी लगा सकते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी प्रैक्टिस चाहिए। समझने के लिए आपसे संपर्क करके यदि व्यक्ति अपनी समस्याओं पर बात करेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो पूरा जानने के बजाय अपनी समस्याओं पर बात करेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ विदेशी नाम भी प्रचलित हैं, जैसे कीरो हैं, अंक ज्योतिष के रूप में जिनका नाम बहुत लिया जाता है। अंक ज्योतिष और अन्य जो ज्योतिष की पद्धतियां हैं उन पर किस तरह से आपका क्या कमेंट रहेगा? देखो, कीरो जो है, जिसको आयरलैंड के थे वो कीरो, काउंट लुईस हैमन उनका पूरा नाम है। कीरो, उसके अलावा सफेरियल, उसके अलावा सेंट जेरमैन, ये 3 थे जिन्होंने हस्तरेखाओं पर काम किया था। कीरो हस्तरेखाओं के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। न्यूमरोलॉजिस्ट भी थे वो और एस्ट्रोलॉजर भी थे, लेकिन हस्तरेखाओं के मामले में उनका कमांड ठीक था। कीरो लगभग 2.5 से 3 साल बनारस में रहा था। अच्छा, उसे ज्ञान के ज्ञान के चक्कर में वो बनारस में रहा। बनारस में उसने क्या है, कुछ पुस्तकें भारतीयों की, पुराने ऋषि मुनियों की लिखी उसके हाथ लगी। वो विदेशी था तो विदेशी था इसलिए इजी गोइंग था उसके लिए ये चीज़ें हासिल करना। तो कुछ किताबें उसने पढ़ी और एक वो अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसने क्या, एक भूत पकड़ के ले गया था वो बनारस से, कोई आत्मा ले गया, तो उस आत्मा के आधार पर वो बताता था। उसका बेसिक वो था। बाकी वो हस्तरेखा विशेषज्ञ अच्छा था। कुछ किताबें उसकी, यू एंड योर हैंड, लैंग्वेज ऑफ द हैंड, ये किताबें काफ़ी प्रसिद्ध है। और भारत में जो चल रहा है अभी तो वो कीरो की ही परिपाटी चल रही है। सेंट जेरमन भी अच्छे पामिश थे, उसके अलावा सफेरियल भी अच्छे थे, लेकिन कीरो ज़्यादा, आम लोगों में कीरो का नाम ज़्यादा आता है। कीरो को मैंने पढ़ा है काफ़ी, लेकिन भारतीय जो हस्तरेखाओं का मेथड है वो ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा प्रभावी है कीरो की तुलना में। कीरो ने क्या है, भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की है, जिससे लोग उसमें उलझे रहे और वास्तविक जो ज्ञान है उसकी तरफ न जा सके। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक बहुत बड़ा समुद्र है और वैदिक काल से चला आ रहा है, उसके बारे में, और साथ ही हस्तरेखा, हाथ की इन रेखाओं में किस तरह से व्यक्ति का वर्तमान, भूत, भविष्य छुपा है, और साथ ही वास्तु, जिसके बारे में आजकल बहुत सारा देखने को मिलता है और लोग दिशाओं में कुछ चेंजेस ला करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं, किस तरह से, एक विस्तृत चर्चा करने की मैंने कोशिश की। बाकी
मैं इस पे बहुत बड़ी चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि ये इतना बड़ा विषय है कि यदि आप इसको सुनने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो सत्यनारायण जी भी बताते रहेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, शायद 3 दिन भी खत्म हो जाए। तो मैं कहूँगा कि आप अपनी समस्याओं, आप अपने जीवन में किस तरह से सुधार लाना चाहते हैं, उन विषयों को लेकर के यदि आप सत्यनारायण जी से मिलेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा कारक होगा। मैं स्क्रीन पे आपके नंबर शो कर रहा हूँ, लगातार इनके नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप इन नंबरों से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट भी मौजूद है और आपके जो है पेजेस वगैरह भी मौजूद हैं, यानी सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिव हैं। आप किसी भी रूप में आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। सारी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी तरीके से आपको दे रहा हूँ। ये थी खास मुलाकात इन खास गूढ़ रहस्यों से जुड़े इन विषयों, इन शास्त्रों को लेकर के। मैं नागेश कुमार कौशिक, सत्यनारायण जी जांगीड़ के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय